फ्रॉम होम्स, फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम, एनर्जी का। एनर्जी के सारे फॉर्म ले लेना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी का मोस्ट डिजायर्ड फॉर्म है। एनर्जी के सारे फॉर्म, और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी का मोस्ट डिजायर्ड फॉर्म है। स्विच जलाते ही पंखा घूमने लग जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। स्विच जलाते ही आयरन काम करने लग जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। स्विच जलाते ही मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होने लग जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आ जाती है, मोस्ट डिजायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कितनी है, इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे दो इक्वेशन काफी है। एक इक्वेशन V इक्वल्स टू आई आर, ये जानते हैं हम। अच्छा, इसमें कहीं एनर्जी है क्या, तुम लोग सच में मतलब सैंपल हो, इसमें एनर्जी कहाँ है, शाबाश। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये क्या है, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट। एक कूलम चार्ज के लिए वर्क डन वी होता है, ये वर्क डन ही क्या, एनर्जी। दोबारा बोल रहा हूँ, V इक्वल्स टू आई आर में ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, ऑन ऊपर बैठ, इन मूविंग पर यूनिट चार्ज। तो मैं टोटल एनर्जी की अगर बात करूं, टोटल एनर्जी क्या होगा, ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज, और जो भी चार्ज में लेके जा रहा हूं ये। अच्छा, इनफैक्ट यही क्या था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय, यही था ना। तो ये W को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू, ये जो वर्क डन है यही क्या होगा, एनर्जी। इस एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये हो जाएगा V इंटू क्यू। और ये जो Q है ये क्या होगा, I इक्वल टू था Q बाय T। तो मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, IT। इसको अगर चेंज कर देते हैं, Q के बदले में लिख देंगे IT। वर्क डन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, क्योंकि ये था पर यूनिट चार्ज इंटू टोटल चार्ज। इसको मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये V जैसा था वैसे ही रहा, और Q को मैं लिख रहा हूँ IT। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला फॉर्म, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, V इंटू आई इंटू टी। पावर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं यहां लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम। ये एनर्जी क्या था, V इंटू आई इंटू टी बाय, इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू ये वी आई हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला इक्वेशन, और ये इलेक्ट्रिकल पावर का पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा इंप्रोवाइज कर सकते हैं, E इक्वल्स टू है V इंटू आई इंटू टी, और V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये दूसरा इक्वेशन। और अगर मैं पावर निकालता हूं, एनर्जी बाय टाइम, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एनर्जी के इक्वेशन में टाइम होगा, अब पावर के इक्वेशन में बस टाइम नहीं होगा। एनर्जी के इक्वेशन में टाइम है, पावर के इक्वेशन में टाइम नहीं है। एक काम और कर सकते, बोलो क्या, नया कुछ नहीं लिख रहा, ऊपर लिख रहा हूं।
एक छोटा सा काम और कर सकते थे यहाँ पर, शाबाश, E इक्वल्स टू VIT, V इक्वल्स टू IR, I को मैं लिख सकता हूँ V बाय आर, V I को लिख रहा हूँ V बाय आर इंटू टी, ये हो जाएगा V स्क्वायर T बाय आर, और पावर हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम, V स्क्वायर T बाय आर डिवाइड बाय टी, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। ये पावर निकालने का तीसरा फॉर्म, ये एनर्जी निकालने का तीसरा फॉर्म। तीन अलग अलग इक्वेशन करने का पर्पस क्या है? पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में मुझे अगर एनर्जी निकालना है तो मुझे क्या नहीं चाहिए? रेजिस्टेंस। बिना रेजिस्टेंस की एनर्जी आ जाएगी, पावर आ जाएगी। दूसरे वाले इक्वेशन में मुझे क्या नहीं चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी आ जाएगी, पावर आ जाएगा। और तीसरे वाले में मुझे क्या नहीं चाहिए? करंट। बिना करंट के मैं एनर्जी और पावर निकाल सकता हूँ। अब मुझे एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी मोस्ट डिजायर्ड फॉर्म एनर्जी है। मैं मिनिमम क्या वैल्यू है जिससे एनर्जी निकाल सकूं, पावर निकाल सकूं, ये वो वाला काम। अच्छा, अब इसको कैसे यूज करेंगे? पहले लिख लो, फिर नीचे लिखना पावर रेटिंग। और क्लास में कोई मुझे डिफाइन करेगा 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का डेफिनेशन। डिफाइन 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, डिफाइन 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। चलो ठीक है, इस इक्वेशन को देखो। ऐ, इस इक्वेशन को, ये पावर है ना, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट या किलोवाट या मेगावाट या गीगावाट या हॉर्स पावर। अच्छा, ये जो वाट है, ये वो मैकेनिकल एनर्जी वाला वाट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला वाट। डिफाइन 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यही क्वेश्चन, यही डेफिनेशन। सवाल पूछा, आंसर दीजिए। डिफाइन 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यहीं से आंसर दे दो। इसको क्या रखना है? 1 वॉट। ये क्या है? पोटेंशियल। इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। इसको कितना रख देना? 1 वोल्ट। ये क्या है? करंट। इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। इसको कितना रखोगे? 1 एम्पियर। when 1 ampere current flows through a conductor having potential difference across its end is 1 volt, the power is said to be 1। पहले लिखो, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक। पावर electrical power is said to be 1 watt when 1 ampere current flows through a potential difference of 1 volt। bigger units of power अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तब ये 1 वॉट है। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट फ्लो कर रहा है 1000 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा? 1000 वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ये 10⁶ है, ये 10⁶ हो जाएगा। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर में 1 किलोवाट
1000 watt, 1 horsepower, 746 watt। डेफिनेशन बस इसका ही आता है, 1 watt इलेक्ट्रिकल पावर। उसका पावर रेटिंग लिखा रहेगा 60 watt, 220 वोल्ट, कोई भी अप्लायंस ऐसी रेटिंग लिखी रहेगी, ये उसकी पावर रेटिंग है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये वेरिएबल साइन क्यों है? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट 220 वोल्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये हमेशा ये हमेशा 220 वोल्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये 200 भी हो सकता है, सप्लाई से आता है ये 180 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ये 240 250 तक भी जा सकता है। जब ये 220 वोल्ट होगा तब ये 60 वॉट होगा। क्या मतलब है इसका? अच्छा, वॉट को अगर मैं ऐसे लिटरली देखूं तो ये क्या है, जूल पर सेकंड। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दोगे तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 60 जूल एनर्जी पर सेकंड में कंज्यूम करेगा। जब 220 दोगे तब, अगर ये बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा। हाँ, अगर ये 220 है तो ये 60 वॉट होगा, ये बात पक्की। यू कनेक्ट दिस डिवाइस टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड द पावर कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विल बी, इसको कहते हैं पावर रेटिंग। और इससे दो चीज निकल सकती है, जिसके दो सिग्निफिकेंस है। व्हेन ये पावर रेटिंग, इसका मीनिंग क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस is connected to a potential difference of 220 volt, its power consumption is 60 watt. If line voltage or supply voltage is decreased or increased, the power consumption also changes. याद रखने वाली बात है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ पावर रेटिंग नंबर 1, सुजय, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी हम इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा इनवेरिएबली, और वो हीट प्रोड्यूस होने वाला जो इक्वेशन है। अच्छा, यहां भी देखो ना, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो इक्वेशन लिखे थे, 3 लिखे थे। एक मैंने लिखा था VIT, एक मैंने लिखा था V²T/R, और एक मैंने लिखा था I²RT। देखो 3 इक्वेशन में से ये दूसरा वाला था। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
मानो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पर यूज हो गई, तो एनर्जी अपना फॉर्म बदलेगा। वो फॉर्म क्या होगा? हीट। तो इसको मैं हीट से लिख रहा हूं, और ये हीट आर आई पे कैसे डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर में। मानो सेम रेजिस्टेंस है और सेम टाइम के लिए मैं करंट फ्लो करा रहा हूं। दीदी ये बात ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस करंट बदलने से बदल जाता है। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये बात ट्रू। एक काम करना, जो आंसर तुम्हारे मन में आएगा वो मत लिखना, उल्टा लिखना। रेजिस्टेंस चार फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना चार पांच चीज पढ़ के जाने की होती है। एक होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और एक अभी जो सर्किट पढ़ेंगे और ये जो क्लास करेगी, इतना सम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। और एक्स्ट्रा ऊपर नीचे जो भी लिखा रहा हूं वो चाहे मत ही पढ़ के जाना। रेजिस्टेंस चार फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहला मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा लेंथ, और चौथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें करंट कहाँ था? तो फिर से पूछ रहा हूं, मैं आई को चेंज करूंगा तो आर बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर में कभी आई था ही नहीं। अच्छा, अगर मैं टाइम बदल दिया, अगर मैं टाइम बदल दिया तो दीपांत रेजिस्टेंस बदल जाएगा? समय ने सब कुछ बदला है तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ। आर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और टी क्या रहेगा? कांस्टेंट। मान लो मैं 1 एम्पियर करंट पास कराता हूं, 1 एम्पियर, तो हीट क्या होगा? 1 स्क्वायर आर टी। ये हो जाएगा आर टी। और 1 एम्पियर करंट बढ़ के हो गया मान लेते 10 एम्पियर। अगर ये करंट बढ़ के 10 एम्पियर हो जाता तो एज क्या होगा? 10 स्क्वायर आर टी। ये हो जाएगा 100 RT ना। मतलब करंट का यूनिट अगर बढ़ता है तो मेरे लिए चिंता का विषय है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, 100 टाइम्स। यही हुआ ना। तो करंट का जरा सा भी मैग्नीट्यूड बढ़ना हीट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और हीट अगर बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, तो मैं जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहा हूँ वो सारे कंडक्टिंग होंगे, मटेरियल्स, मेटल्स होंगे। और हर मेटल का एक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। फिर से सुनना, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मेटल के बने होंगे, कंडक्टिंग होंगे। और अगर कंडक्टिंग होंगे, मेटल्स होंगे, तो उनका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है जो, वो बढ़ गया, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस है वो भी बढ़ जाएगा स्क्वायर में। और 1 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। हम 0.45, 0.5 इसमें ही सारा काम कर लेते हैं। 1 एम्पियर करंट इज प्रीटी मच करंट। मान लेते करंट बढ़ रहा है किसी कारण से, तो हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हीट प्रोड्यूस इतना ज्यादा हो जाएगा तो वो जो कंडक्टिंग सब्सटेंस है, जो मेटल है, जो मटेरियल है, वो मेल्ट हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगी? ओपन। फिर उसको रिपेयरिंग कराओ, ये कराओ। एक काम करते हैं, ये जो पावर रेटिंग है, इस पावर रेटिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि उस डिवाइस में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना पास करा सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी सेफली पास्ड, और वो डिवाइस ब्लो नहीं होगा। पावर रेटिंग आपको ये बता देगा। आप समझे पावर रेटिंग का सिग्निफिकेंस? पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टेल्स अस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट कैन बी सेफली पास्ड। ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कैसे निकाल सकते हैं? इसके इसके दो वैल्यूज है। ये क्या है? पावर रेटिंग। ये क्या है? वोल्टेज रेटिंग। ये पावर रेटिंग और ये वोल्टेज रेटिंग। सेफ करंट निकालने का फॉर्मूला P इक्वल्स टू क्या होगा? P इक्वल्स टू क्या होगा? वी आई। तो आई कैसे निकाल सकता हूं मैं? P बाय V, मतलब पावर रेटिंग बाय वोल्टेज रेटिंग। ये बात समझे? ये होगा सेफ करंट। इससे आप वो सेफ करंट निकाल सकते हैं जो इसमें से आराम से जा सकते हैं मैक्सिमम। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ पावर रेटिंग, इट टेल्स अस about the maximum about the maximum current that can be safely passed.
आई सेफ, आई सेफ, ये क्या होगा? पावर रेटिंग बाय पावर रेटिंग बाय वोल्टेज रेटिंग। और दूसरी बात जो हम पता कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? रेजिस्टेंस है जो नहीं बदलेगा। फिर से सुन, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, ये तो बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता है। अगर ये चेंज हो गया तो ये भी बदल जाएगा। इससे ना तुम रेजिस्टेंस निकाल लेना, किसका? वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तुम्हारे पास है वो। ये एक मैंने बल्ब के बारे में लिखा है, इसके बारे में। ओ ये 200 वाट है, मान लो ये 60 वाट है, मैं लिख देता हूँ 60 वाट, 60 वाट, 60 वाट 220 वोल्ट। इसका पावर कंजम्पशन होगा 60 वाट। अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस में लगाता हूँ 220 वोल्ट, अगर वहां पोटेंशियल डिफरेंस 180 हो गया तो ये 60 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 54.8। अच्छा, अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस देता हूँ 240, तो फिर ये 60 नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 71.8। ये बात समझ। अच्छा, इस दौरान इसका क्या नहीं बदला? जब ये 220 से कनेक्टेड था तो भी इसका जो रेजिस्टेंस था, जब ये 180 से कनेक्ट हुआ तो भी इसका जो रेजिस्टेंस था, और जब ये 240 से कनेक्टेड रहा तो भी इसका जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होगा। वो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर और एरिया पर। इसमें से वो कुछ भी नहीं बदल रहा, मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो दूसरी बात जो हम इससे निकाल सकते हैं वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो हम पता कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? जी स्क्वायर बाय, शाबाश। सेकंड चीज जो हम निकाल सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और इसका फॉर्मूला होगा ए पी इक्वल्स टू क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय पी। ये क्या है? वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर बाय पावर रेटिंग। आर हो जाएगा वोल्टेज रेटिंग इसका स्क्वायर बाय पावर रेटिंग। ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखोगे, पहले ये लिख लो, ये पावर रेटिंग का मीनिंग और ये उसका सिग्निफिकेंस। शर्मन आप समझे? सर बताइए, पहले इस पावर रेटिंग से सेव करंट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस। और फिर जब वोल्टेज चेंज हो जा रहा है, जब ये वोल्टेज चेंज हो जा रहा है तो ये पावर चेंज हो जाएगा। और पावर आप निकालेंगे वी स्क्वायर बाय आर से। रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, वोल्टेज बदल रहा है। यहाँ वी स्क्वायर बाय आर और यहाँ वी स्क्वायर बाय आर। लिखो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस draws 0.45 ampere current. An electrical appliance draws 0.45 ampere current. 0.45 ampere current when connected to a potential difference of, when connected to a potential difference of 220 volt.
when connected to a potential difference of 220 volt for 10 minutes. An electrical appliance withdraws 0.3 when it is connected to a potential difference of 220 volt for 10 minutes. Find the electrical energy consumed. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, फिर सॉल्व करना. रूपीन रूपीन एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होगा इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. है रूपीन. इधर उधर क्या देख रहे हैं? ई क्या हो जाएगा? पी इंटू टी. पी क्या होता है? वी इंटू आई. अच्छा, अब यहां पे गेम है. क्या निकालना है तुझे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. पावर वॉट में नहीं, किलोवाट में होना चाहिए. पावर किलोवाट में होना चाहिए. और टाइम सेकंड में नहीं, आवर में होना चाहिए. आप समझे? पावर को वॉट में नहीं लिखोगी, उसको किलोवाट में लिखोगी. मैंने तुम्हें एक बल्ब दिया 60 वाट का, तो तुम 60 वाट मत लिखो, 60/1000 लिखो. ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हमने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वॉट सेकंड नहीं होगा. ये वॉट हो सकता था, ये सेकंड हो सकता था, नहीं, ये किलोवाट होगा. और ये आवर. पावर को वॉट में लिखेंगे और टाइम को आवर में लिखेंगे. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, अब 2-3 मिनट लिखो. मैं तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट लिख रहा हूं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट ये हो जाएगा किलोवाट आवर. अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोवाट यूज कर लेता हूं, 1 घंटे में 1 किलोवाट, तो वो कहलाएगा 1 यूनिट. और 1 यूनिट का प्राइस इंडिया में अभी चल रहा है 7 रुपये. मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है. उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूनिट है, पावर है 60 वाट. तो उसको पहले मैं क्या करूंगा? 60/1000. वो कितना हो जाएगा? 0.06. और उसको मैं चला रहा हूं 10 घंटे के लिए रोज. एक बल्ब है मेरा 60 वाट का, उसको मैं 10 घंटे के लिए चला रहा हूं. तो उसका पावर कितना रहा? 60/1000. 60 वाट है, उसको किलोवाट में कर लिया. और उसको मैं डेली 10 घंटे के लिए चला रहा हूं. तो 0.06, सॉरी, 60/1000 इंटू 10 आवर्स. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा किलोवाट आवर में यूनिट. सपोज यह है एक्स. 1 यूनिट का प्राइस हमें कितना देना पड़ता है? 7 रुपया. ये जितना भी यूनिट है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना पैसा तुम्हें मुझे डेली देना. मुझे नहीं मतलब इलेक्ट्रिक से. इस तरह से इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेट हो. किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ. अच्छा, अब मानो मेरे पास घर में ये सारे पंखे 40 वाट के, मेरे पास ऐसे 8 पंखे हैं. तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा? एक पंखा कितने वाट का है? चलो स्पीड धीरे करते. मेरे पास एक पंखा है 40 वाट का. ऐसे मैंने 8 पंखे लगाए, मतलब कितना हो गया? 320 वाट. इस वाट को किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोवाट में. डिवाइड बाय 320 डिवाइड बाय 1000, ये कितना हो जाएगा? 0.32. मैं ये पंखे 10 घंटे के लिए चलाता हूँ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से. तो मैंने कितना किलोवाट आवर यूज किया एक दिन में? 3.2. और 1 यूनिट का पैसा कितना है? 7. 3.2 इंटू 7, 22 रुपया कुछ है. मुझे हर दिन 22 रुपया कुछ देना पड़ेगा.
इस तरह से बिल जनरेट किया जाता है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल, अच्छा किलोवाट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल पावर। और किलोवाट आवर ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, और क्या बोलूं मैं तुम्हें? मैं राइट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल। हाँ ना? ओ, हाँ हाँ। चलिए एक बार और सुनो। इसको चेंज कर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम समझी? सच में ना? पावर को मैं किस में लिखूंगा? किलोवाट में। और टाइम को किस में लिखूंगा? आवर में। अगर पावर वॉट में लिख रहा हूं तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? इनटू टाइम इन आवर, बाई हो जाएगा 1000। अच्छा पावर क्या होता है? वी इंटू आई। तो पावर को मैं और एक्सपेंड कर दे रहा हूं। ये कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट इनटू करंट इन एम्पियर इनटू टाइम इन आवर बाय 1000। ये किसका फॉर्मूला हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने। ये और ये सेम है ना? अच्छा यहां मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में रखा है, आई एम्पियर में रखा है, टाइम आवर में रखा है, इसको 1000 से डिवाइड किया है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ताने इसकी यूनिट क्या होगी? 0.1। क्या होगी रुपये? ये अभी भी क्या है? शाबाश। चलिए अब जो क्वेश्चन आपको दिया है वो सॉल्व करके बताइए कि उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा और बिल कितना आएगा। एक यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट है। और 1 यूनिट वैसे तो 7 रुपए है, पर मैंने अपना भाव बढ़ा के रखा है 20 रुपीज। 1 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। बोलो कितना रुपया देना पड़ेगा? क्या क्या क्या? ई, ये कितना दिया था? 220। ये कितना है? 0.45। ये कितना है? 10 मिनट्स। मतलब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से, इंटू 1000। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ऐसे हलवा हलवा सवाल भी एग्जाम में आते हैं। कितना है आदित्य ये? ओ कॉमर्स, कितना है ये? 0 देख रहा है, कॉन्फिडेंस देख रहा है। और पैसा कितना लग रहा है? 0.017 इंटू पॉइंट के बाद जीरो है। अच्छा, बस इतना किलोवाट आवर। और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया भैया तो कॉमर्स वाले तो वही बोले। चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा अब लिखो रेजिस्टेंस। क्या और कितना? देखो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। एक सवाल पूछू क्या? एक सवाल पूछू। मेरे पास दो बल्ब है। कितने बल्ब है? दोनों का वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज सेम है, लेकिन पावर अलग है। एक बल्ब है मेरे पास 60 वाट। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। एक मेरे पास बल्ब है 60 वाट 220 वोल्ट। और एक मेरे पास बल्ब है 100 वाट 220 वोल्ट। अगर ये दो बल्ब मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अच्छा फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा? मेरे पास दो बल्ब है। दो बल्ब का मैंने क्या अलग अलग क्या कहा है? पावर रेटिंग। सेम क्या रखा है? वोल्टेज रेटिंग। 60 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट। पावर रेटिंग इज डिफरेंट, वोल्टेज रेटिंग इज सेम। मैं इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाऊंगा
एक तरीका ऐसा होता है, मैं बल्ब को ऐसे कनेक्ट करूंगा सर्किट में कि 60 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, और एक तरीका ऐसा होता है, मैं इस दोनों बल्ब से ऐसी सर्किट बनाऊंगा कि जो 100 वॉट वाला बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये मैंने आपके मिथ को तोड़ने के लिए कहा है। अगर पावर रेटिंग ज्यादा है तो वो बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा कि आपने सर्किट में उस बल्ब को कैसे लगाया है। मतलब रेजिस्टेंस, ये बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलूंगा, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करे, बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा, वो रेजिस्टेंस। अच्छा, द मोर द पावर रेटिंग, पावर रेटिंग मतलब जो बल्ब के ऊपर स्टंप लगा हुआ, द मोर द पावर रेटिंग द मोर ब्राइटर इट विल ग्लो, इज नॉट नेसेसरीली। डिपेंड करेगा कि वो सर्किट में कैसे लगा हुआ है। अब सर्किट में रेजिस्टेंस को लगाने के दो तरीके, रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट करने के दो तरीके। एक तरीके को हमने नाम दिया सीरीज, और दूसरे तरीके को नाम दिया पैरेलल। तो पहले हम समझते हैं सीरीज पैरेलल क्या है, और फिर इस क्वेश्चन में आएंगे कि 60 वॉट और 100 वॉट में कौन ब्राइटर ग्लो करेगा अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगाता हूँ, और 60 वॉट और 100 वॉट में कौन ब्राइटर ग्लो करेगा अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लगाता हूँ। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप समझ आया। मेरे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होंगे और मैं दोनों को अलग अलग तरह से यूज करूंगा। मेरे पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे देता, अगर मैं एन इलेक्ट्रिकल बल्ब है, एन इलेक्ट्रिकल, सुन रुको, सुझा इधर देख, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब having filament offering resistance 40 ohm, it withdraws a current of 0.3 ampere for 20 minutes, find the electrical energy। निकल आएगा ना। मैंने क्या बोला है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 0.3 एम्पियर, और ये कितने देर के लिए चला रहा हूँ, 20 मिनट्स। इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आ जाएगा, मुझे आई गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, आई स्क्वायर आर, और ऐसे आ जाएगा। आपको ऐसे वैल्यूज गिवन होंगे, टाइम गिवन होगा, क्योंकि टाइम गिवन होगा तभी आप क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। अब बाकी इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ये कभी वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये टाइम तो कांस्टेंट रहेगा राजा। ये कभी आई स्क्वायर आर होगा, ये कभी वी स्क्वायर बाय आर होगा, और ये कभी वी आई होगा। टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तुम समझी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है, आई और आर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, वी और आई। एक क्वेश्चन और क्या दे सकता हूँ, वी स्क्वायर और आर। टाइम विल बी कांस्टेंट, ये कभी होगा आई स्क्वायर आर, कभी इसका वी स्क्वायर बाय आर, और कभी होगा ये वी आई। तो तीनों केस में तुम्हें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें टफ होने जैसा कुछ है ही नहीं, वैल्यू सारे गिवन होंगे बस। हाँ, टाइम को किसमें रखोगे, इसको सेकंड में और मिनट में मत रखिए, बेइज्जती हो जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह का है, सीरीज, सीरीज और पैरेलल। तीन रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। अच्छा, रेजिस्टेंस बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, तो मैं इसको एकदम सिंपल ऐसे बना रहा हूँ, ये एक, ये एक और ये एक, ये तीन रेजिस्टेंस है। बहुत ध्यान से सुनो, इनको चलने के लिए मुझे क्या देना होगा, पोटेंशियल। ये चले, ये जिंदा रहे, इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, ये मानो बल्ब है, ये चलेंगे कब, जब इनको मैं क्या दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, ये पोटेंशियल ये है, और यहाँ पोटेंशियल है बी, ये अलग अलग पोटेंशियल है। ये 220 है, ये 0 है, जो हमारे घर में होता है। हमारे घर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। हमारे नहीं, पूरे इंडिया में जितना डोमेस्टिक घर है, जितने घर है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। कहने का क्या मतलब है खुशी, एक एंड में पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, और एक में कितना है, 0 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट। हमारे घर में दो वायर आई, एक वायर में पोटेंशियल है 220 वोल्ट,
और एक वायर में पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमारे घर में दो वायर आई है, इस वायर का पोटेंशियल है 220 वोल्ट, इसको कहते हैं लाइव वायर। और एक वायर और आई है, इसको कहते हैं न्यूट्रल, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में अगर आप कोई बल्ब लगा दें तो बताइए इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपने? 220 वोल्ट। अब ये जिंदा हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो ये सर्किट ओपन है। अब आप इसको क्लोज कर दो, इसको ग्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वो आपने दे दिया, लेकिन ऐसे तो ये 24 घंटा ग्लो करेगा। तो मैं क्या करता हूं, लाइव में एक फ्यूज लगा देता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है हीट प्रोड्यूस करंट के हीट प्रोड्यूस करंट के स्क्वायर में डिपेंड करता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट आया तो फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्लो। हो। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? फ्यूज। अगर फ्यूज को आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया तो इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा और ये बूम। ये 200 रुपए का था, ये 2 रुपए का। व्हाट इज द वीकेस्ट पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? सपोजिटली इट हैज टू बी द वीकेस्ट पॉइंट। अच्छा, ये वीकेस्ट पॉइंट रहे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये सेफ्टी डिवाइस है, सारे अप्लायंस इसके वजह से चल रहे हैं। अगर जरूरत से ज्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगी? ओपन। अब बताइए आप इसको कैसा लेंगे? एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ज्यादा करंट के पैसेज को अलाउ करता है, ऐसा लेंगे क्या? कभी नहीं। मतलब ये कॉपर नहीं होना चाहिए, कि कॉपर क्या है? कंडक्टिंग। ये कैसा होना चाहिए? एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। अगर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो भी क्या हो जाएगा? खतरा। ये खराब होने के लिए लगाया जाता है, जब जरूरत पड़ी खराब हो जाता है। फ्यूज वायर, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? फ्यूज वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गई? इसका कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस। इट मस्ट ऑफर इट मस्ट ऑफर हाई रेजिस्टेंस। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव इट मस्ट हैव लो इट मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एकदम भी लो नहीं कि मामूली सा करंट जाता है और मेल्ट हो जाता है, तब तो वो डिवाइस चलेगा ही नहीं। ठीक ठाक से, बहुत ज्यादा। तो ऐसा क्या डिवाइस, ऐसा क्या सब्सटेंस है जो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक ऑफर करता है? फ्यूज वायर का नाम है सोल्डर। सोल्डर मतलब 50% लेड और 50% टीन, इन दोनों को मिला के एक वायर बनाते हैं, वो वायर फ्यूज वायर है और उसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे फ्यूज ये क्या है, ये कैसी डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस ऑन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। नंबर टू, वीकेस्ट वीकेस्ट कंपोनेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है कुछ। इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्रीपोजिशन भी नहीं लगेगा इसमें तो, इसका तो कोई फेजल भी नहीं बनेगा। लिख लीजिए, लिखिए इसको। प्रीपोजिशन का मतलब पता है क्या होता है? जो किसी पोजीशन के पहले लगेगा। एक बड़े वर्ड के पहले लगने वाला एक छोटा वर्ड प्री, ये मैंने कल रियलाइज किया। आर्टिकल वो क्या होता है? इसमें वैरायटी नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया हमने, लेकिन प्री पोजिशन में बहुत वैरायटी हो सकती है, बहुत सारी वैरायटी। हिंदी ठीक है। टिफिन बैग के अंदर रख दीजिए, नहीं टिफिन बैग के ऊपर ही रखिए, देखो कितना अच्छा समझ आया। इन द बैग, ऑन द बैग, इन और ऑन अलग होता है क्या?
इन मतलब अंदर और मतलब ऊपर, तो एट क्या होता है? अब नहीं होते। प्लेस दैट टिफिन एट द बैग, नहीं, ठीक, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत है। लिखो, लिखो, फ्यूज फ्यूज फ्यूज। हाँ रिकॉर्ड होगा, दे दूंगा। क्वेश्चन आता है लाइव और न्यूट्रल, यही क्वेश्चन आता है, लाइव और न्यूट्रल में कौन से वायर में आप फ्यूज लगाएंगे? लाइव में, लाइव और न्यूट्रल में कौन से वायर में आप स्विच लगाएंगे? लाइव में। अच्छा, स्विच फ्यूज पहले लगाएंगे कि स्विच पहले लगाएंगे? फ्यूज पहले लगाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा करंट हो रहा है तो ये ब्लो हो जाएगा, तो मैं स्विच में हाथ दूंगा तो मुझे खतरा नहीं है। अब मानो इसमें ये बाद में लगाया और ज्यादा करंट आ रहा है, मुझे क्या पता, मैं स्विच को छू दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? फोटो, कौन सा डायग्राम? अभी तक लिखी नहीं हो तुम? ओ अच्छा। ए, सुनो, ये तीन रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तीनों रेजिस्टेंस ये सीरीज में लगे या पैरेलल में लगे, ये जजमेंट करना है हमें। अच्छा, ये जजमेंट करने के लिए अगर दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दो रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो वो दोनों पैरेलल में। भाई ये दो लाइन याद रखनी है, अगर दो रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो वो पैरेलल में, और दो अलग अलग रेजिस्टेंस को अगर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो वो सीरीज में। अगर वो सीरीज में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और अगर वो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब ये R1, ये R2 और ये R3, ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है, ये मुझे डिसाइड करना है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां एक पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल कितना है जरा, ये मान लो तुम ए है। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा? अगर रेजिस्टेंस रहेगा। आप याद कर सकते हो ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो भी नहीं है, अगर रेजिस्टेंस है तो भी होगा। ये करंट, यहां पोटेंशियल कितना है? ए। ये जो वायर है यहां मैंने रेजिस्टेंस लगाया है क्या? ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, मैंने इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया। इससे मेरा क्या पर्पस सर्व होगा वो देखो। ये अगर ये है, ये यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मतलब ये अगर है तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा? ए। अगर मैं यहां रेजिस्टेंस लगा देता, मानो मैं एक ऐसी सर्किट बनाता, मानो मैं एक ऐसी सर्किट बनाता, तो यहां क्या हो गया? पोटेंशियल आ गया, क्योंकि यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू आई आर, जहां रेजिस्टेंस है वहां पोटेंशियल है, जहां रेजिस्टेंस है वहां पोटेंशियल। अच्छा, ये ए है और ये भी ए है। मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? बी। अगर इसका पोटेंशियल बी है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, शाबाश।
अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, बी। आपको कितने पॉइंट मिल गए, एक ए, अरे लल्ला, एक पॉइंट, एक है ए और एक है बी। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करना, यहां लिखना ए और यहां लिखना बी। अब बताइए ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, लल्ला इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और ये बी। समझा, कोई डाउट है क्लास में किसी को, नहीं। तो यहां रेजिस्टेंस बना दीजिए, ये R1, ये R1, R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए बी, तो इसके अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस आएगा, ये कितना है R2। अच्छा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ए बी, तो यहां भी मैं क्या लगाऊंगा, ए बी। अच्छा, ये तीनों अपने आप किसमें हो गए, ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, सेम। तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अरे बताइए, सवाल पूछे, सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, किसी को डाउट है इसमें, नहीं। अब मानो यहां से करंट आ रहा है आई, यहां से करंट आ रहा है आई, तो ये करंट, ये तीनों कैसे लगे, ऐसे देख के समझ नहीं आएगा, हमें ऐसा बनाना ही पड़ेगा। मानो यहां से करंट कितना आ रहा है, आई, जहां जंक्शन होगा करंट डिवाइड हो जाएगा, जहां जंक्शन होगा करंट, यहां करंट कितना जाएगा, मान लेता हूं I1, नहीं I/3 नहीं, ये रेजिस्टेंस अलग अलग है, यहां करंट कितना जाएगा, अच्छा मैं मान लेता हूं यहां करंट जा रहा है I1, यहां करंट जा रहा है I2, और यहां करंट जाएगा I3। इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, पर इनमें से करंट क्या जा रहा है, अलग। तो करंट, करंट फ्लोइंग वुड बी, करंट फ्लोइंग वुड बी डिफरेंट। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो रेजिस्टेंस को किस कॉम्बिनेशन में लगाया हमने, अच्छा पैरेलल अच्छा है, पता है क्यों, पैरेलल इसलिए अच्छा है, मानो ये बल्ब खराब हो जाने दो, यहां से करंट आ रहा है, यहां से जा रहा है, एक सर्किट कंप्लीट है, ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब भी जलता रहेगा, ये खराब हो गया, अब जाना इसको चेंज कर देना। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस सीरीज में लगाता हूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, मुझे बताइए ये कैसे लगे आपस में, तो मुझे क्या करना होगा, पोटेंशियल देखना होगा। ये है मानो ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं, अच्छा ये अगर ए है तो ये क्या होगा, कैसे होगा ये ए है बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ कुछ और होगा, इसको मान लेते हैं, अच्छा सुनो, ये ए है और इसको मान लेते हैं बी, ए और, चलिए ये अगर ए है और ये अगर बी है, ये अगर बी है तो ये कितना होगा, ये पक्का से बी नहीं होगा, अच्छा ये अगर ए है तो ये पक्का से ए नहीं होगा, ये अगर ए है, बी मैंने इसको लिख दिया, तो मैं मान लेता हूँ ये कितना है, सी। ये अगर बी है तो ये कितना होगा, बी। अब कितने पॉइंट हो गए, चार। ए और बी को ऐसे लिखना, ए और बी को ऐसे लिखना, ठीक है। अच्छा ए और बी के बीच में वर्टिकली 2 पॉइंट मैक्सिमम लिखेंगे, 2 पॉइंट से ज्यादा सर्किट हमारे सिलेबस में नहीं आएगी। यहां क्या लिखोगी, सी, और यहां क्या लिखोगी, समझा सका मैं, वर्टिकल एक्सिस में मैक्सिमम 2 पॉइंट लिखेंगे। अगर एक ही पॉइंट होता खुशी तो मैं यहां लिखता सी, अगर एक ही पॉइंट होता तो मैं यहां सी लिखता, क्योंकि 2 पॉइंट है तो एक ऊपर लिखा सी और एक नीचे लिखा। अच्छा अब इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, बताइए ए और सी में कोई रेजिस्टेंस है,
ऐसा कोई रेजिस्टेंस है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है ए और सी? है क्या? कौन सा? शाबाश। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस क्या है? R1। यहां आप क्या लिखेंगे? यहां आप लिखेंगे R1। अच्छा बताइए, सी और बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? कौन सा है? बी और सी के बीच में R4। बी और डी के बीच में क्या है? बी और डी के बीच में R5। ये R5। ए और डी के बीच में क्या है? सी और डी के बीच में कुछ है? R3। ये R3 है। ये कितना था? R2। ऐसे एक सर्किट बन गई। अच्छा अगर ऐसी सर्किट बनती है तो क्लास 10 में 100% ऐसा होगा कि R1 और R2 का रेशियो और R5 और R4 का रेशियो, R1/R2 और R4/R5 का रेशियो, ये हमेशा इक्वल होगा, होकर ही रहेगा। इसको हम कहते हैं बैलेंस सर्किट। यही देगा आपको। और क्योंकि ये सर्किट बैलेंस होगी तो ये जो वर्टिकल में रेजिस्टेंस है इसको इग्नोर कर देना, ये बैलेंस्ड। इग्नोर दिस वन। दोबारा बोल रहा हूं, अगर ऐसी सर्किट आती है, ये सबसे डिफिकल्ट सर्किट है जो हमारे 10 के लेवल में आ सकती है। इससे डिफिकल्ट और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद जो भी है वो मैं सर्किट जब बनाऊंगा आप देख के मुस्कुरा लेना। ये हमेशा बैलेंस रहेगा। और अगर ये बैलेंस रहेगा तो इसको क्या करोगे? इग्नोर। अच्छा आप बताइए, अगर इसको इग्नोर कर देता हूं मैं, जो कि मैं करूंगा, तो मुझे बताइए R1 और R4 ये कैसे लगे? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। क्योंकि यहां से जो करंट आएगा वो यहां जाएगा और यहां आएगा। ये बात पक्की है ना? अच्छा अगर करंट सेम है तो वो कैसे रहेंगे? क्योंकि जब करंट अलग है तो मैंने उसको क्या नाम दिया? पैरेलल। अच्छा अब इसके अक्रॉस क्या है? करंट सेम। जब करंट सेम हो, करंट फ्लोइंग इज करंट फ्लोइंग इज सेम, तो वो किस में रहेंगे? सीरीज में। ये दोनों किस में लगे? सीरीज में। लेकिन इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है ना? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? AC। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सॉरी, BC। आप समझे? दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहां क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? सेम। यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है उसको बोलेंगे सीरीज में लगा है। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी डिफरेंट, करंट फ्लोइंग इज सेम। बस ये एक बात याद रखना और गंगा स्नान हो गया। बहुत इजी है। बहुत महा इजी टॉपिक है। बस इतना आपको जज करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में ऐसे कंटिन्यू। देखिए बाबू, यहां से जो करंट आएगा ये मान ले I1 है, तो यहां से भी कितना जाएगा? कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या? यहां से अगर I2 गया है तो यहां से भी कितना जाएगा? I2। अच्छा यहां मैंने क्या बात कही? ये हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस्ड। इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम रहेगा, तो जो बीच वाला रहेगा उसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर इज बैलेंस्ड। कहने का मतलब है, सुन इधर, वर्टिकल एक्सिस में जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे उसको इग्नोर कर देना। ये हमेशा बैलेंस रहेगा और वर्टिकल एक्सिस वाले को इग्नोर कर देना।